प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में हम पिछले कई दिनों से हिंदी कहानी का विकास इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज इस चर्चा को समाप्त करेंगे और फिर आगे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो कहानीकार जिनकी रचनाएं आपकी इस वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल की है, ये 9 कहानियाँ और ये 9 कहानीकार, इनके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी कहानी के विकास का जो सार है वो आपके सामने रखते हैं। 9वें दशक के समाप्त होते होते हिंदी कहानी के विषय में कतिपय निष्कर्ष साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला, जनवादी प्रगतिशील कहानी धारा ही हिंदी कहानी की मुख्य धारा बन गई, जिसका लेखन 1977 से प्रारंभ होता है, जिसकी कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच का गठन होता है और 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना होती है। और ये जनवादी लेखक संघ बनने के बाद जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है। ये 1990 या 9वें दशक तक आते आते यही मुख्य धारा बन गई कहानी की। इसके अलावा अन्य जो कहानी धाराएं थी, चाहे एक कहानी हो तथा समानांतर कहानी हो, ये आंदोलन जो है वो निरर्थक सिद्ध हुए और इनका आज लेखन नहीं हो रहा है। दूसरा जो निष्कर्ष है इस कहानी के विकास का, वह है कि अति क्रांतिकारिता और वर्ग संघर्ष के सरलीकरण की फार्मूलाबद्धता से हिंदी कहानी ने मुक्ति प्राप्त की है तथा कथाकारों का ध्यान कहानी की रचना की प्रक्रिया पर पूरी तरह गया है। तीसरी जो विशेषता है, लोक और क्षेत्र के गद्य ने हिंदी कहानी की भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। इसलिए जनवादी तथा प्रगतिशील कहानीकारों ने कलात्मकता की बुलंदियों का स्पर्श किया है। यानी आज की कहानी की भाषा है वो परिष्कृत हुई है, परिमार्जित हुई है, आम आदमी के अपने करीब की भाषा लगती है आम आदमी को जब कहानी पढ़ता है तो। और कहानीकारों की जो रचना कौशल है, कहानीकारों का उसकी जो कलात्मकता है वो शीर्ष पर है। चौथा, निम्न मध्य वर्ग अब कहानी का केंद्रीय चरित्र नहीं रहा है, क्योंकि इससे पूर्व जो कहानियाँ जनवादी विचार मंच के बनने के बाद जो एक आंदोलन शुरू हुआ था जनवादी कहानी का, उसमें केंद्रीय जो पात्र था वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता था। अब वो ऐसी बात नहीं रही है, बल्कि व्यापक जीवन फलक को समेटने का प्रयास हिंदी कहानी ने किया है। यानी जीवन, मनुष्य का संपूर्ण जीवन, इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, वो सारा इस कहानी में कहानी का केंद्रीय चरित्र बन गया है जो आज कहानी लिखी जा रही है। पांचवी जो विशेषता रही है वो है हिंदी कहानी में नए प्रयोग कम हुए हैं। फैंटेसी तो बहुत ही कम लिखी गई, किंतु इनके अभाव में हिंदी कहानी के शिल्प विधान में बराबर निखार आता गया है। क्योंकि कहानी आधुनिक युग में जब कहानी की शुरुआत होती है तब से लेकर के 1970-75 तक का जो युग था, उसमें कहानी के बनने की प्रक्रिया है। कहानी अपना रूप आकार ग्रहण करती है, उसके शिल्प पर प्रयोग किए गए, उसकी जो विषय वस्तु है उसका कथ्य उस पर प्रयोग चलते रहे। और कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जो कई आंदोलन चले, ये अब जा कर के सब समाप्त हो गए हैं और आज की कहानी विश्व
की किसी भी भाषा में लिखी जाने वाली कहानी के समकक्ष बन गई हैं। छठी जो विशेषता नज़र आती है वो है जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग हिंदी कहानी में बराबर होता रहा है, किंतु इधर कहानी में व्यंग्य के साथ गतिशील यथार्थ के संवेदनशील चित्रण पर अधिक बल रहा है। कहानी निरंतर विकासमान विधा है तथा इस विधा का भविष्य उज्जवल है। यद्यपि इलेक्ट्रिक मीडिया के समग्र साहित्य के समक्ष जो चुनौतियां प्रस्तुत की है, कहानी भी उसे प्रभावित हुई है, लेकिन श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग वह मीडिया भी कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्रेष्ठ है वो बचा रहेगा, चाहे नई नई तकनीकी नवाचार समाज में भले ही होते रहें। तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी कहानी का जो एक इतिहास है कि किस प्रकार हिंदी कहानी जन्म लेती है और अपने लगभग 100 वर्ष होने को आए हैं इस कहानी को, 110 साल हो गए लगभग। तो इसमें इसने किस प्रकार से अपनी विकास यात्रा जारी रखी और आज अपने श्रेष्ठ रूप में आपके सामने मौजूद है, इसकी चर्चा हमने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। ये आपकी पाठ्यपुस्तक की भूमिका में दिया हुआ है सारा। अब हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक में जो 11 कहानीकार हैं, उन कहानीकारों का जीवन परिचय और जो कहानियाँ इसमें पाठ्यक्रम में संकलित है उसकी चर्चा करेंगे। पहले जो कहानीकार हैं जिनकी कहानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनकी बहुत ही ख्यातनाम, बहुत प्रसिद्ध, बहुत लोकप्रिय कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, ये इस वर्ष आपको पढ़नी है। आपके कोर्स में है ये किताब, ये कहानी। तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। ये कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इसका परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उसी की थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर विद्यार्थियों के पास ये पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, जैसा कि मैंने ट्रेंड पिछले वर्षों में देखा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1922 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी गद्य को वैविध्यपूर्ण एवं गौरवपूर्ण बनाने में जिन लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुलेरी जी ने केवल कहानियाँ ही नहीं लिखी थी, गद्य की अन्य विधाओं में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत लेखन किया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इनके जो पूर्वज थे गुलेरी जी के, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर के पास एक गांव था जिसका नाम था गुलेर, उसके रहने वाले थे ये। लेकिन गुलेरी जी के जो पिताजी थे पंडित शिवराम जी शास्त्री, ये जयपुर में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जयपुर में संस्कृत कॉलेज बहुत पुराना है, उसके प्रिंसिपल थे इनके पिताजी। गुलेरी जी का जन्म बहुत समृद्ध तथा विद्या संपन्न परिवार में हुआ। यानी उस ज़माने में जिनके पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि परिवार कितना पढ़ा लिखा था और साधन संपन्न था। गुलेरी जी में मेधा और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बच्चों, आज तो प्राय अधिकतर विद्यार्थियों की बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न आती है, लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। विरले विद्यार्थियों के फर्स्ट डिवीज़न आया करती थी। तो
इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं इस फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण की थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था, यानी हिंदी में लेखन करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको केवल हिंदी भाषा का ही ज्ञान था या केवल साहित्यिक क्षेत्र में का ही ज्ञान था। गुलेरी जी पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में उनकी गहरी पेट थी। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने 1904 से 1907 के बीच इन विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख है पुरानी हिंदी। ये ऐतिहासिक महत्व का है, बहुत खूबसूरत निबंध है। पुरानी हिंदी नाम से इन्होंने लिखा था। कहीं आपको मौका मिल जाए, आपको कहीं प्राप्त हो जाए, इसको तो ज़रूर पढ़िएगा। वे हिंदी के अलावा अन्य बहुत सी भाषाओं के जानकार थे, जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के पंडित थे तथा जो विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन भाषाओं पर भी इनका बहुत अच्छा अधिकार था। बहुभाषा विशेषज्ञ थे। इतनी भाषाओं की जानकारी, बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना बहुत प्रतिभा की मांग करता है, जो इनमें थी। 21 वर्ष की अल्पायु में ही गुलेरी जी ने जयपुर से समालोचक नामक पत्र का संपादन कर हिंदी समीक्षा को आगे बढ़ाया। यानी हिंदी साहित्य की जो आलोचना है, उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने इस समालोचक नामक पत्र के माध्यम से। हिंदी में उन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, समीक्षा आदि विधाओं में लेखन किया तथा शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी और इन तीनों कहानियों का नाम है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इनकी पहली कहानी सुखमय जीवन भारत मित्र नामक एक पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। इनकी दूसरी कहानी बुद्ध का कांटा व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है। लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जो इस वर्ष आपके कोर्स में रखी है, जिसने इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई, वो है सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित, यानी उस 1915 में छपी हुई कहानी उसने कहा था। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली नाम से इनकी रचनावली पर प्रकाशित हुई, एक नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। उसमें इनकी सारी रचनाएं मौजूद हैं। कभी आपकी इच्छा हो पढ़ने की, मौका मिले तो ज़रूर उसको पढ़िएगा। अब बात करते हैं गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यानी ये एक ऐसे कहानीकार है जिन्होंने इस एक कहानी से उतनी ख्याति अर्जित की हिंदी साहित्य में, जितनी सैकड़ों की संख्या में कहानी लिखने वाले किसी कहानीकार को नहीं प्राप्त हुई। हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह इस कहानी का मुख्य नायक है। इसके चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, यानी जो वचन दे दिया उसको पूरा करना, त्याग भावना, दूसरे के लिए त्याग करना, अपने वचन के लिए त्याग करना, देश के प्रति प्रेम,
और वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। यानी ये सारे भाव आपको इस कहानी में मिलेंगे, चाहे निश्चल प्रेम हो, देश प्रेम हो, चाहे वीरता हो, त्याग की भावना हो, या अपने दिए हुए वचन को पूरा करना। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करना। सूबेदारनी वह औरत है जो बचपन में लहना सिंह को अमृतसर में मिलती है। दोनों बाल्यावस्था में होते हैं, लेकिन जब विवाह के पश्चात लहना सिंह उस सूबेदारनी से मिलता है और सूबेदारनी कहती है कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पति का ध्यान रखना, तो इस वचन को वो अपने प्राण देकर निभाता है। प्रतिपाद्य विषय यानी जो सब्जेक्ट लिया है इस कहानी में वो हो, तथा रचना शिल्प की दृष्टि से ये एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक के आकर्षक प्रारंभ यानी कहानी की शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीके से होती है और पाठक जो है वो पहली पंक्ति से ही उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत इसकी शुरुआत अमृतसर के एक बाज़ार से होती है और अमृतसर का जो चित्रण किया है इसमें बहुत खूबसूरत है, व्यंग्य के माध्यम से। चाहे इसका विषय हो, चाहे रचना शिल्प हो, सब दृष्टि से ये अनूठी कहानी है, क्योंकि इसका प्रारंभ बहुत आकर्षक है। विश्वसनीय विकास का कथाक्रम जिस प्रकार से आगे बढ़ता है तो पाठक को कहीं ये नहीं लगता कि इसमें कोई कृत्रिमता है या ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है और उसका जो कहानी का अंत होता है वो बहुत करुण होता है। दुखांत रचना है, ये दुखद अंत होता है इस कहानी का। ये सभी पाठक को प्रभावित करते हैं। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली, जिसको अंग्रेजी में फ्लैशबैक कहते हैं, आपने फिल्मों में या सीरियल्स में खूब देखा होगा इसको। इसका सफल प्रयोग हिंदी साहित्य में कम से कम गद्य लेखन में पहली बार इस कहानी में हुआ और उसकी शुरुआत करने वाले, इस फ्लैशबैक पद्धति का शैली का प्रयोग करने वाले रचनाकार गुलेरी जी हैं। व्यंग्य का पुट जो हमें कहानी के प्रारंभ में देखने को मिलता है, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि की है। बहुत सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। तो बच्चों, आज हमने आज की इस चर्चा में हिंदी कहानी के विकास को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम जो रचनाकार है, कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनके जीवन के बारे में चर्चा की और उनकी जो कहानी है उसने कहा था उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि समय का अभाव रहता है। आगे हम लोग कल और चर्चा करेंगे अगले रचनाकार और उसकी कहानी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। बस आज इतना ही।